जय हिंद एवरीवन। मैं आज इस वीडियो में एसे को डिस्कस करूंगा और टॉपिक रहेगा क्लाइमेट चेंज। देखिए, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस है कि जो लोग भी एसे इंग्लिश वाला लिखने में कमज़ोर हैं, नहीं लिख पाते हैं, या जिनको आइडिया नहीं है कैसे एसे लिखना है, या फिर वो पढ़कर भी एसे को लिख कर भी फिर से भूल जाते हैं, उन लोगों को सही तरीका नहीं पता है कि कैसे एसे लिखा जाता है, उन लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। बाकी जो पहले से ठीक ठाक ऐसे लिख लेते हैं, आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी हो सकता है कि बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो देखिए, इस ऐसे में हम लोग सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं देखेंगे। देखिए, एग्जाम में सिर्फ ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज पे ऐसे लिखिए, या इस तरह से पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट पे ऐसे लिखिए, या ऐसे भी पूछ लेगा कि क्लाइमेट चेंज एंड इट्स काउजेस पे ऐसे लिखिए, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सॉल्यूशन पे लिखिए, या आपसे पूछ लेगा कि हाउ टू फाइट क्लाइमेट चेंज इस पे लिखिए। तो इस वीडियो में आपको ये सारा तरीका जो भी यहाँ पे लिखा है, जो भी टॉपिक्स है, सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो में मतलब कि वर्ड का जो लेंथ है लगभग 400 के प्लस है। ठीक है, इतना लंबा रखने का कारण यही है कि बस कोई एक टॉपिक नहीं है कि क्लाइमेट चेंज बता दो या उसका इम्पैक्ट बता दो, सब कुछ बता रहे हैं। और देखिए, अगर आप लोग 150 वर्ड का ही पढ़कर 150 वर्ड लिखने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ याद रख पाएंगे। इसलिए आप लोग से यही बोलूँगा कि आप लोग कोई भी ऐसे करें तो थोड़ा लंबा करें, ताकि जब उसको लिखें तो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट हूबहू छाप देंगे। आप लिखते समय कुछ ना कुछ जरूर उसको भूल जाएंगे, तो घूम फिर के फिर अगर 200 करते हैं, 200 वर्ड का, तो 150 वर्ड पे आप गिर जाएंगे। अगर 100 पूछा तो फिर और अच्छा है, और छोटा लिख लीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज या उसके इम्पैक्ट या काउज पे आपसे ऐसे पूछता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये सब पॉइंट आप याद रखिए। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना होगा, सीधा याद रखिए। इसको कॉपी में आप उतार लीजिए कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर पूछ लिया तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना होगा कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। ये इसको एक क्रोनोलॉजी में, मतलब एक क्रमबद्ध तरीका में आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, तब आपका बहुत बहुत फ़ायदा करेगा ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये आपको लिखना होगा ऐसे में। फिर आपको लिखना होगा कि काउज क्या है क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट चेंज का काउज क्या है, ये आपको लिखना होगा। काउज में कौन कौन सा पॉइंट्स आपको रेफर करना है, तो आप लिखिएगा कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ठीक है, दूसरा आप लिखिएगा डिफॉरेस्टेशन के बारे में, कि कैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल क्लाइमेट चेंज का कारण होता है, कैसे डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज का कारण होता है, और कैसे एग्रीकल्चर भी, हाँ, एग्रीकल्चर भी कैसे क्लाइमेट चेंज का काउज होता है, आपको लिखना होगा। आपको इसको डायरेक्ट एकदम दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आप अगर सेंटेंस नहीं भी बना पाते हैं, और अगर ये सब आप डायरेक्ट याद रखें, तो आपसे इतना तो सेंटेंस जरूर बन जाएगा कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इतना लिखने के बाद आपको इम्पैक्ट पे आ जाना है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी आपको लिखना है। ठीक है, इम्पैक्ट में कौन कौन सा सब टॉपिक आपको दिमाग में रखना है, या दिमाग में रखना नहीं, याद रखिए, जी पे याद रखना है। कि जैसे इम्पैक्ट में आप जाएंगे, आपको फटाफट याद रखना होगा कि ये सब हमको लिखना है। इसका इम्पैक्ट क्या क्या है, तो राइजिंग टेम्परेचर लेवल, टेम्परेचर लेवल का राइज होना, अभी सब मैं डिस्कस करूंगा। अभी डिटेल में करने लगूँ तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए पहले आप लोग सब टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक प्लस सब टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद एक एक चीज़ को, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छा तरीका से। आपको राइजिंग टेम्परेचर लेवल लिखना होगा, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स लिखना होगा, सी लेवल राइज लिखना है आपको, एक्सट्रीम वेदर इवेंट लिखना है आपको, डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम लिखना है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर भी लिखना है। ये सारा इम्पैक्ट में आपको लिखना है। ठीक है, अब कितना, 3 और 3 6, अगर 6 अभी आप याद करते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में 2 भूल जाए, तो 3, या 4 भूल गए तो 3 भी है, मतलब इसमें से आधा भी आप लिख दिए तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए इतना पॉइंट लिख दिया गया है कि आप भूले भटके तो 3 पे जाके गिर जाए। ठीक है, देखिए, बिहार जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, सॉरी, देश नहीं, राज्य है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ही होता है। इसलिए आपको इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करके जाना होगा। अगर इम्पैक्ट में आपको लिखना है तो कुछ लिखिए ना लिखिए, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आपको जरूर लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए, जब इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पे लिखिएगा तो आपको 4 पॉइंट डिनोट करना होगा। क्या क्या, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी और हीट स्ट्रेस, ये सब आपको इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर में सब टॉपिक बना के लिखना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको और क्या दिमाग में याद रखना है, इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे कि हाउ टू फाइट क्लाइमेट चेंज, उसको कैसे क्लाइमेट चेंज से हम लोग लड़ सकते हैं। इसमें से कि 5 सब टॉपिक है, आप लोग याद रखिएगा।
पाँचों को एग्जाम में हो सकता है कि 5 में से 2 ही याद रहे, 3 ही याद रहे, कोई बात नहीं है। 5 याद रखिएगा, 2-3 तो जरूर वहाँ पे लिख लीजिएगा। पहला याद रखिएगा रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, दूसरा प्लांटिंग ट्रीज, तीसरा प्रोमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, चौथा अडॉप्टिंग ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन, पांचवा राइजिंग अवेयरनेस। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक पॉइंट्स दे दिया हूँ कि आपको क्लाइमेट चेंज पे लिखना है तो आपको कौन कौन सा बात लिखना है। इतना सारा टॉपिक और सब टॉपिक है। ठीक है, इतना आप अभी से याद कर ले, कॉपी में लिखिए। एग्जाम में भूल भी गए, आधा भूलेंगे, 50% तो लिख लीजिएगा ना कम से कम, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, हमारा ऐसे क्लाइमेट चेंज पे। देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। देखिए मैं यहाँ पे 2 इंट्रोडक्शन लिख के आया हूँ। देखिए एग्जामिनर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही देखेगा ध्यान से, उसके बाद कंक्लूजन देखेगा ध्यान से, बीच में उसका मूड है ऐसे तो देखता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेगा, क्योंकि जॉब का बात है, जॉब देना है, 10-12 का तो एग्ज़ाम है नहीं। लेकिन आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा तरीका से लिखना है और कंक्लूजन भी ठीक ठाक लिखना है। ठीक है, ये दोनों बढ़िया रहेगा तो बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर आप भटक भी जाइएगा तो काम चल जाएगा। तो देखिए अब जिनको ईजी चाहिए, एकदम ईजी चाहिए, अगर हार्ड याद नहीं होता तो आप यहाँ से याद कर ले, लाल वाला रेड कलर से जो है। बाकी जो ठीक, और जिनको ठीक ठाक लिख लेते हैं, ठीक ठाक समझ में आता है, याद कर लेते हैं, या फिर आप समझा हुआ चीज़ लिख लेते हैं, तो वो आप लोग ब्लैक वाला कलर में रेफ़र कीजिएगा इंट्रोडक्शन को। ठीक है, चलिए आप एक बार पढ़ लेते हैं कि है क्या ये। देखिए इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, वेन एवर द नॉर्मल टेम्परेचर और वेदर ऑफ अ सर्टेन रीजन चेंजेस। जब भी कभी नॉर्मल टेम्परेचर या वेदर, मौसम या फिर तापमान क्या होता है कि चेंज हो जाता है किसी एक रीजन का, किसी एक एरिया का, तो इस तरह का फिनोमेनन को क्या कहेंगे हम लोग, क्लाइमेट चेंज कहेंगे। ठीक है, आगे, एज इट रिजल्ट ह्यूमन्स आर सफरिंग फ्रॉम अनवांटेड रेनफॉल, हॉटर समर्स एंड कोल्डर विंटर्स देन एवर। तो इसके कारण क्या होता है, एज इट रिजल्ट, इसका क्या मतलब कि परिणाम होता है, तो ह्यूमन्स जो है सफ़र करते हैं क्या चीज़ से पीड़ित हो जाते हैं, अनवांटेड रेनफॉल से, बेमौसम बरसात हो जाता है, या फिर गर्मी ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, मतलब हॉटर समर, या फिर ठंडा जो है कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये सब किसका रिजल्ट है, तो क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है। ठीक है, जो इजी में याद करना चाहते हैं वो याद कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आगे देखिए क्या है, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। क्लाइमेट चेंज किसको रेफर करता है, तो रेफर करता है लॉन्ग टर्म शिफ्ट। देखिए क्लाइमेट चेंज 1 साल में, 10 दिन में, सप्ताह भर में नहीं होता है। ठीक है, छोटा छोटा टाइम में चेंज जो होता है उसको चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म का बात हो रहा है। ठीक है, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लंबा ड्यूरेशन में होता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको याद रखना और ध्यान देना होगा कि क्लाइमेट चेंज मतलब कि लॉन्ग टर्म शिफ्ट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म शिफ्ट नहीं, लॉन्ग टर्म शिफ्ट होगा। और शिफ्ट किस में होगा, किस में चेंज होगा, तो चेंज होगा टेम्परेचर में और वेदर में। ठीक है, टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में अगर चेंज हो रहा है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो रहा है, तब उसको कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, आगे, सच शिफ्ट कैन बी नेचुरल ड्यू टू चेंजेस इन द सन एक्टिविटी और लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन। तो देखिए इस तरह का जो चीज़ है, ये जो शिफ्ट है, टेम्परेचर और वेदर का जो शिफ्ट है, ये नेचुरल भी हो सकता है। और नेचुरल में किस कारण होगा, तो सूर्य की एक्टिविटी के कारण होगा, या फिर बड़ा बड़ा ज्वालामुखी का जो फटना होता है उसके कारण होगा। ठीक है, ये सब क्लाइमेट चेंज का नेचुरल कारण है। ठीक है, कौन सा कारण, सन एक्टिविटीज से हो सकता है या फिर लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन से हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, बट सिंस द 80s ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव बीन द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन 1800 ईस्वी से देखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का मेन जो कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, मानव का जो एक्टिविटी है, क्रिया है, उसके कारण ही क्लाइमेट चेंज में देखा जा रहा है कि शिफ्ट हो रहा है, क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, या वेदर का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है, 1800 ईस्वी के बाद से। ठीक है, और मानव एक्टिविटी में भी, ह्यूमन एक्टिविटी में भी प्राइमरीली मेन मुख्यतः कौन है, तो ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। प्रमुख है ह्यूमन एक्टिविटी में कौन सा, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोयला जला रहे हैं, तेल जला रहे हैं, गैस का प्रयोग कर रहे हैं, गैस जला रहे हैं, यही सब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल जनरेट
ग्रीन हाउस गैस इमिशन दैट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड द अर्थ ट्रैपिंग द सन हीट एंड राइजिंग टेम्परेचर। तो देखिए, जब आप बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं फॉसिल फ्यूल को, तो ये क्या जनरेट करता है, क्या उत्पन्न करता है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, इससे निकलता क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस निकलता है। और ग्रीन हाउस गैस करता क्या है? तो देखिए, आप समझिए। मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी पे खूब सारा कोयला, तेल, गैस जल रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है ग्रीन हाउस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहा है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा जानते हैं? इसको ना चादर की तरह ढक देगा, इस तरह से घेर लेगा अर्थ को चारों तरफ से। अब मान लीजिए कि सूर्य का किरण या सूर्य का गर्मी अंदर आया, अंदर आया। अब अगर ये चाहेगा कि बाहर चले जाए तो बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि इसको कौन घेर के बैठा है? इसको कौन घेर लिया है? इसको घेर लिया है कौन सा चीज़? इसको घेर लिया ग्रीन हाउस गैस। कौन घेर लिया? ग्रीन हाउस गैस। तो हीट आया धरती पे, लेकिन हीट वापस नहीं जा पाया, जिस कारण क्या होगा कि धरती का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। धरती का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए इस चीज़ को? तो वही लिखा है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैसा काम करता है? तो लाइक अ ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड द अर्थ, चादर की तरह लपेट जाता है अर्थ से, इस तरह वो काम करता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? ट्रैपिंग द सन हीट, सन हीट को ट्रैप कर लेगा, पकड़ के रखेगा, रिलीज होने नहीं देगा अर्थ से बाहर। और इसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। इसको अच्छा से लिखिएगा। अगर इसको आप प्रैक्टिस कीजिए भरदम बढ़िया से। कुछ अगर आप नहीं याद कर पाएंगे तो 80 वाला बात मत लिखिए, लेकिन इसको अच्छा से अगर लिखिएगा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर जो चेक करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग काउज पे, काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है? तो थोड़ा सा तो हिंट आपको यहाँ पे मिल गया ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में। अब बढ़िया से चलते हैं, देखते हैं कि क्लाइमेट का कारण क्या क्या है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो द मेन काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमोसफियर। एटमोसफियर में क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, उसका लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यही एक कारण है मेन। ठीक है, दिस गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाई वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये जो गैस है ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? तो बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके कारण हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में एक तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में देख लिए कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो आपको ये तीनों फिर से लिख देना होगा। तीनों पार्ट लिखिएगा। क्या? बर्निंग फॉसिल फ्यूल में लिखिएगा कार्स, एयरप्लेन्स, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड अदर गैस इनटू द एयर। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो सेंटेंस बनाना पड़े एकदम कि आप नहीं बना पाएंगे। डायरेक्ट याद रखिएगा कि 4-5 नाम लिख दीजिएगा। कार, एयरप्लेन्स, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट क्या करता है? रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करता है एंड अदर गैसेस इनटू द एयर, और बाकी सारा गैस को हवा में। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं सेंटेंस बनाने का। सिंपल 4-5 चीज़ याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे है क्लाइमेट चेंज के कारण का बात हो रहा है, तो आगे लिखिएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि आप लोग लकड़ी को काट दे रहे हैं, मतलब पेड़ पौधा को काट रहे हैं, उसी को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए, इसमें इसको लिखकर आप फिर लिखिएगा कि ट्रीज एब्जॉर्ब CO2। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। बट व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन, लेकिन जब जंगल को या पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, किस लिए काटा जाता है? तो हो सकता है इसलिए काट रहा हो कि वहाँ पे हम खेती करें, या इसलिए काट रहा हो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो। तो इस तरह का काम किया जाता है, तो पेड़ पौधे वहाँ से तो कम हो जाते हैं। और पेड़ पौधे का काम क्या था कि CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन अब अवशोषित नहीं कर पाएंगे, तो CO2 जो है एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रह जाएगा। इसलिए आपको लिखना होगा कि मोर CO2 इज लेफ्ट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग काउज में डिस्कस कर दिए हैं, लिख लेंगे। आगे आके लिखिएगा कि एग्रीकल्चर कैसे कारण बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, मतलब क्लाइमेट चेंज का। तो देखिए, द काउज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम लाइफ स्टॉक। तो देखिए, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का यूज होता है, खाद का यूज होता है, तो हाँ होता है। अच्छा, और क्या? तो द रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम लाइफ स्टॉक स्पेशली काउज। देखिए, गाय के गोबर से कौन सा गैस रिलीज होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे जीके में कि मीथेन गैस रिलीज होता है। और ये मीथेन गैस है क्या? तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मीथेन गैस कैसा? ग्रीन हाउस गैस है। और ये रिलीज होगा तो ये भी क्या करेगा? क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देगा, है कि नहीं? तो एग्रीकल्चर में 2 चीज़ लिखना है। फर्टिलाइजर याद रखना आपको, एक फर्टिलाइजर, एक रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है? पशुपालन वाला चीज़, गाय, भैंस, बकरी। तो इस सब का जो वेस्ट मटेरियल है उससे क्या होगा? मीथेन गैस निकलेगा। ठीक है, और ये सब क्या करेगा?
तो कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये सब ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में आते हैं हम लोग। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, तो देखिए द इफेक्ट ऑफ, देखिए इम्पैक्ट में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। अगर यहाँ इफेक्ट आपको सुंदर नहीं लग रहा देखने में तो आप इम्पैक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी बीइंग सीन अराउंड द वर्ल्ड एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्सन इन द फ्यूचर। सम ऑफ की इम्पैक्ट्स इंक्लूड, देखिए कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी दुनिया में देखा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग देखेंगे, अभी इससे दिख रहा है कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में ये और वर्सन होगा और एकदम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और ख़राब हो जाएगा। सम ऑफ द की इम्पैक्ट्स इंक्लूड, तो कौन कौन सा की इम्पैक्ट है देख लेते हैं उसको। चलिए पहला लिखिएगा राइजिंग टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज के कारण राइज हो रहा है टेम्परेचर, तापमान क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को राइजिंग टेम्परेचर लिख के फिर से आप क्या लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू नासा अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड अबाउट 1.2 सेल्सियस सिंस द लेट 19th सेंचुरी। नासा के हिसाब से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जो है कितना बढ़ गया है, तो 1.2 सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक है, 19th सेंचुरी से देखते हैं तो। ठीक है, दिस राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू मोर हीट वेव। इसके कारण क्या हो रहा है, हीट वेव आ रहा है। ठीक है, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मुख्यतः कौन सा जगह पे, तो इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में। वेयर पीपल आर फेसिंग इंक्रीजिंगली डेंजरस कंडीशन। यहाँ ये दोनों जगह पे क्या हो रहा है कि पीपल कैसा फेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही खराब कंडीशन फेस कर रहे हैं। हीट वेव समझ में आ रहा है ना, हीट वेव क्या है, गर्म हवा जो चलता है एकदम ऐसा कि मानिए कि लगेगा कि देह में ताकत ही नहीं है, रोड पे चलेंगे तो बेहोशी छाने जैसा फीलिंग होता है, पूरा गर्म लू वाला हवा, उसी को हीट वेव बोलते हैं। अभी गर्मी तो आ ही गया है, अभी वो सब आपको मोबाइल पे मिलेगा, आता है मैसेज कि इतना से इतना बजे तक हीट वेव चलने वाला है, कृपया घर से बाहर ना निकले, वही चीज़ है। देखिए अगर आप इतना पूरा नहीं लिख पाएंगे, भूल जाएंगे, तो सिंपल लिख दीजिएगा कि द अर्थ्स टेम्परेचर हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस द लेट 19th सेंचुरी ईयर बाय ईयर। ठीक है, मतलब कि 19th सेंचुरी से देखा जाए तो हर साल थोड़ा ना थोड़ा करके ये बढ़ रहा है। एवरी ईयर या ईयर बाय ईयर या बाय डिकेड, जैसा लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इम्पैक्ट में फिर आपको लिखना है मेल्टिंग आइस कैप एंड ग्लेशियर। मतलब कि बर्फ़ का जो ग्लेशियर होता है वो सब क्या हो रहा है, पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है, मतलब पिघल रहा है। ठीक है, फिर इसमें पूरा क्या लिखना है आपको, एज द अर्थ वार्म्स ग्लेशियर इन प्लेस लाइक आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट। तो आपको लिखना है कि जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। खास करके कौन सा ग्लेशियर आपको लिखना होगा, आर्कटिक ग्लेशियर है और अंटार्कटिक, ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे ज्योग्राफी में। आर्कटिक ऊपर वाला नॉर्थ तरफ है, अंटार्कटिक नीचे वाला साउथ में है महाद्वीप। ये सब क्या है, बर्फ़ से भरा हुआ है, पूरा ढका हुआ है, और ये सब क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पिघल रहा है, एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब बहुत ज़्यादा रेट पे मतलब कि पिघल रहा है। ठीक है, आगे द ग्रीनलैंड आइस शीट हैज़ लॉस्ट नियरली 4000 बिलियन टन्स ऑफ आइस सिंस 1972। आपको ईयर अगर याद नहीं रखना पड़ेगा, नहीं रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, ये लाइन आप हटा दीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप ईयर लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ईयर नहीं लिख के आप ये क्या लिखिएगा कि ग्रीनलैंड आइस हैज़ लॉस्ट नियरली 4000 बिलियन टन्स ऑफ आइस सिंस काट लीजिएगा, लिखिएगा ग्रीनलैंड आइस शीट हैज़ लॉस्ट नियरली इतना बिलियन टन्स ऑफ आइस। मतलब कि ग्रीनलैंड जो था वो भी था नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, और वहाँ का ग्लेशियर क्या है, 4000 बिलियन टन पिघल चुका है। देखिए इस तरह का आप लोग डाटा अगर लिखिएगा ना, तो आपका इसे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फिर एग्जामिनर चाह के भी नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा जो भी होता है ना, इसी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। तो अगर आप दिमाग में रख सकते हैं तो रखिएगा, लिखिएगा, बहुत काम का चीज़ है, आपको मार्क्स ज़्यादा दिलवाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि बर्फ़ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो क्या होगा, तो घूम फिर के वो तो समुद्र में ही जाएगा, और समुद्र में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस कंट्रीब्यूट्स टू राइजिंग सी लेवल। इसके कारण क्या होगा, सी लेवल राइज कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मेल्ट तो हो गया ग्लेशियर, अब लिखिएगा सी लेवल राइज। सी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ़ पिघल के समुद्र में आ रहा है तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। इसमें आपको क्या लिखना है, राइजिंग टेम्परेचर काउजेज द ओशियन टू एक्सपेंड।
टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओशियन एक्सपेंड कर रहा है, ओशियन बढ़ रहा है, ओशियन फैल रहा है। कहने का मतलब कि ग्लेशियर पिघल पिघल के उसका पानी समुद्र में आ रहा है, तो समुद्र का पानी तो फैलेगा ही। इस तरह से ओशियन क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। एंड मेल्टिंग आइस एड्स मोर वाटर टू द सी, और बर्फ पिघल रहा है तो समुद्र में ज़्यादा पानी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि मान लीजिए समुद्र में ज़्यादा पानी आ रहा है, जो सर समुद्र के किनारे है तो वो तो प्रभावित होगा, क्योंकि उस समुद्र का पानी का ऊंचाई हल्का हल्का इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो देखिए, एज अ रिजल्ट मैनी कोस्टल एरियाज आर एट रिस्क ऑफ फ्लडिंग। इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो कोस्टल एरिया है वो बाढ़ वाला संकट में घिर चुका है। ठीक है, एट द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। सिटीज़ लाइक मुंबई एंड न्यूयॉर्क, देखिए ये सब आपको क्या करेगा, आपका ऐसे को स्ट्रांग बनाएगा, सुंदर करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा ये मतलब टॉपिक आ गया आपका ऐसे में, तो मुंबई और न्यूयॉर्क का जिक्र जरूर कीजिएगा। क्यों करना है, क्योंकि ये सब जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल राइज हो रहा है, और इसका इफेक्ट ये लोग अभी से ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन सा शहर है, मुंबई और न्यूयॉर्क। ठीक है। आगे देखिए, सब टॉपिक क्या लिखना है आपको, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आपको क्या लिखना है कि क्लाइमेट चेंज हैज़ लीड टू एन इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक हरिकेन्स, फ्लड्स, ड्राउट्स एंड स्टॉर्म। देखिए, हालांकि आप हरिकेन्स याद रख भी सकते हैं, भूलना चाहते हैं भूल जाइए। ठीक है। फ्लड तो आप दिमाग में भूलिएगा नहीं, फ्लड मतलब बाढ़ होता है, सूखा। ड्राउट मतलब होता है, स्टॉर्म्स मतलब हवा, तेज हवा होता है, लेकिन आप ये भी छोड़ना चाहें मत लिखिए। ठीक है। सीधा लिखिएगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो गया है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है, जैसे कि बाढ़ आ जा रहा है या सूखा पड़ जा रहा है। ठीक है। बाकी ये सब छोड़ दीजिए, अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, देयर वेयर 30 नेम्ड स्टॉर्म इन अटलांटिक क्या हरिकेन सीजन, अ न्यू रिकॉर्ड। देखिए, एक न्यू रिकॉर्ड बन गया क्या चीज़ का, कि 30 स्टॉर्म्स आ गया था अटलांटिक हरिकेन सीजन में। मत याद कीजिए, इसको आपको फिर रटना पड़ जाएगा, ज़्यादा रटना भी नहीं है। ठीक है। ये लिख लीजिएगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या लिखना है आपको, यही लिखना है कि सूखा हो जा रहा है और फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ जा रहा है। ठीक है। फिर ये पॉइंट लिखिएगा आप कि डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम में आपको लिखना क्या है कि एनिमल एंड प्लांट्स आर स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज। एनिमल हो या प्लांट हो, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। स्ट्रगल कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं 2025 में, इस बार का गर्मी मान लीजिए मैक्सिमम गया है 45, तो हम लोग का बॉडी अडेप्ट कर गया है कि अच्छा 45 का झेल सकते हैं, अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए अगला साल ऐसा हो गया कि 47 आ गया, हालांकि इतना जल्दी इतना चेंज नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए 47 आ गया, तो आपका बॉडी तो अडेप्ट किया था 45 वाला, अब उसको 47 का तापमान मिल रहा हो तो एकदम औला बौला हो जाएगा, तो उसको फिर से वो टेम्परेचर अडेप्ट करना पड़ेगा। तो यही लिख रहा है कि स्ट्रगल कर रहा है, एनिमल और प्लांट क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अडेप्ट करने में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है हो रहा है। ठीक है। सम स्पीसीज आर डिसअपेयरिंग व्हाइल अदर्स आर बीइंग फोर्स्ड टू मूव टू न्यू एरिया। तो क्या हो रहा है कि कुछ सम स्पीसीज जो है, कुछ प्रजाति जो है विलुप्त हो रहे हैं, और कुछ जो है ये लोग अपना जगह छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर न्यू जगह पे चले जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग पक्षी के बारे में पढ़े होंगे, साइबेरियन क्रेन इस मौसम में उस जगह से उड़कर दूसरा जगह चला गया रहने के लिए, क्योंकि उन लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर हार्श मिला, कहीं और चला जाता है कि नहीं। चलिए देखिए, ये चीज़ लिखिएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा, इससे बहुत सुंदर हो जाएगा। क्या लिखना है आपको कि फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स विच आर होम टू थाउजेंड ऑफ मरीन स्पीसीज आर डाइंग ड्यू टू राइजिंग सी टेम्परेचर। मूंगे जो होते हैं, कोरल रीफ जो होते हैं, ये क्या है, तो विच आर होम टू थाउजेंड्स ऑफ मरीन स्पीसीज। कोरल रीफ जो है हजारों हजार मरीन स्पीसीज का, पानी वाले मतलब समुद्री जीव का क्या है, तो होम है, निवास स्थान है। लेकिन राइजिंग सी टेम्परेचर मतलब समुद्र का जो तापमान में है, तापमान वो जो बढ़ रहा है, उसके कारण ये सब क्या कर रहे हैं, मर जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, अब आगे आपको इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पे लिखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। ऊपर में एक दो लाइन भूल गए, एक दो सब टॉपिक भी भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है। जिसमें से कि 3 पॉइंट लिखना होगा। पहला है रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड। ठीक है। फसल की उपज जो है घट रही है, फसल की उपज क्या हो रही है, घट रही है। क्यों घट रही है, तो हायर टेम्परेचर, altered precipitation pattern and increased frequency of extreme events like drought and flood can all contribute to lower crop yield। देखिए, आप अगर प्रेसिपिटेशन पैटर्न नहीं लिख पाएंगे, याद नहीं रह पाएगा, आप सीधा लिखिएगा कि ड्यू टू हायर टेम्परेचर्स
एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक ड्राउट एंड फ्लड्स कैन बी सीन विच काउजेज लोअर क्रॉप यील्ड्स। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बाकी जो लिख सकते हैं वो देखिए, समझिए। हायर टेम्परेचर अल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न। प्रेसिपिटेशन पैटर्न होता है मतलब कि बारिश होने का पैटर्न। ठीक है, वो क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, जिसके कारण कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जा रहा है तो बाढ़ आ जा रहा है, कहीं पे कम बारिश हो रहा है तो सूखा हो जा रहा है। ठीक है, कहीं पे हो ही नहीं रहा है तो सूखा ही होगा। ठीक है, तो इस सब के कारण क्या हो रहा है, उपज जो हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा डाटा मत याद रखिए, हटाइए इसको। आगे देखते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है कैसे, देखिए। इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन ड्यू टू हेवियर रेनफॉल एंड ड्राउट कैन डिप्लीट सॉइल न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस इट्स ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए, अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश हो गया तो वहाँ क्या होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। ठीक है, और जहाँ पे ड्राउट आ गया, सूखा आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि सॉइल न्यूट्रिशन, सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, पोषण वाला चीज़ जो होता है मिट्टी के लिए जो भी चाहिए, वो सब क्या होगा, डिप्लीट होगा, कम होगा, बर्बाद होगा, जिसके कारण क्या होगा, सॉइल का ओवरऑल हेल्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर मिट्टी का पोषक तत्व ही ना के बराबर हो, ख़राब हो जाए, या फिर सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाए, तो ये सब क्या करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, आगे देखिए, आपको फिर लिखना है वाटर स्कार्सिटी। इसके बारे में आप क्या लिखेगा, राइजिंग टेम्परेचर कैन इंक्रीज इवोपोरेशन, इवो ट्रांसपिरेशन, रिड्यूसिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरीगेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि इवोपोरेशन भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब पानी, ज़मीन का पानी ज़्यादा उड़ उड़ कर ऊपर जा रहा है आसमान में। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड लेवल का पानी घट रहा है, ये समझिए, या फिर ये सोचिए कि मान लीजिए छोटा सा तालाब है, गर्मी के कारण वो भी सूख गया, वो भी एवोपोरेट हो गया। अगर कि कोई अपना खेत तालाब से सींचता था, तालाब का पानी से अपना खेत को सींच रहा था, तो वो तालाब का पानी तो सूख गया, तो वो सींचेगा क्या जिससे, इसलिए इसके कारण क्या हो रहा जा रहा है, रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरीगेशन। सिंचाई के लिए पानी का कमी हो जा रहा है, जिसके कारण कि क्रॉप प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, आगे फिर लिखिएगा हीट स्ट्रेस। ठीक है, हीट स्ट्रेस में क्या लिखिएगा कि एक्सट्रीम हीट वेव कैन काउज हीट स्ट्रेस इन बोथ प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक, लीडिंग टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। हीट वेव के कारण जो गर्म हवा चलती है उसके कारण क्या हो रहा है, प्लांट को भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस बकरी मुर्गी मुर्गा, ये सब क्या है, उस सबको भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी सब कम हो जा रहा है। ठीक है, आगे है हाउ कैन वी डू अबाउट, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, या फिर हाउ टू फाइट क्लाइमेट चेंज, कैसे इससे लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो देखिए, फाइटिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। देखिए, क्लाइमेट चेंज अगर फाइट करना है तो सबको मिल के इससे लड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा आदमी मिलना चाहिए, किसको किसको, सरकार को इस पे आना चाहिए, बिजनेसेस जो है वो सबको मिल के आना चाहिए, इंडिविजुअल्स, हम लोग जैसे इंडिविजुअल्स हुए, हम लोग को भी सबको मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो देखिए। रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन, हम लोग जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कहने का मतलब कि बिजली का यूज जो कर रहे हैं उसका कंजम्पशन कम करें। कैसे, तो यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन यूज करना है जो कि एनर्जी कम यूज करे। ठीक है, एग्जांपल देखिए कि 100 वाट का पहले बल्ब आता था, अब 9 वाट का एलईडी हम लोग जलाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो बल्ब एलईडी वाला एनर्जी एफिशिएंट हो गया। इस तरीके का चीज़ को हम लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है, टर्निंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, अगर लाइट यूज में नहीं है तो लाइट बल्ब फैन जो भी है उसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। और क्या करेंगे, तो यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर, हम लोगों को सोलर पावर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, विंड पावर पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि जो कोयला है, जहाँ पे कोयला से एनर्जी बन रहा है बिजली वाला, वो सब वहाँ पे कम बने, सोलर विंड से काम हो जाए, विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। इस तरह से क्या होगा कि CO2 का रिलीज में कमी आएगा। ठीक है, आगे लिखना होगा कि प्लांटिंग ट्री, मतलब पेड़ पौधे लगाएं, लगाने से क्या होगा, तो ट्रीज आर नेचुरल कार्बन सिंक्स, पेड़ जो है वो सब नेचुरल प्राकृतिक क्या है, तो कार्बन सोखने वाले में से है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कहना चाह रहा है, ये सब का CO2 को सोख लेता है और बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि लार्ज स्केल ट्री प्लांटिंग कैंपेन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, तो हम लोगों को बड़े पैमाने पे क्या करना चाहिए, तो ट्री प्लांटिंग कैंपेन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्रोमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, हम लोग को सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। सस्टेनेबल फार्मिंग में
क्या चीज़ पर कैसे क्या करें, तो आपको करना क्या है कि फर्टिलाइज़र का यूज को घटा देना है, ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड को आजमाना है या इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा एग्रीकल्चर वाले एरिया से। जैसे हम लोग पढ़ लिए थे कि एग्रीकल्चर से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज कम करते हैं तो एक तरह है ये भी बचने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, अडॉप्टिंग ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग को यातायात के लिए क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, ग्रीनर कहने का मतलब ऐसा यूज करें जिससे कि पोल्यूशन कम हो, CO2 कम निकले, ठीक है। इस तरह का चीज़ को इस्तेमाल करें। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी वाला व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये अच्छा बात है। पहले ऑटो चलता था तो धुआं होता था, अब टोटो चल रहा है तो धुआं नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत अच्छा बचाव के लिए है। बाकी जहाँ पे चल सकते हैं वहाँ पैदल चल, साइकिल बहुत अच्छी बात है। कार की जगह अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चला लीजिए, पैदल चल जाइए। इस तरह से हम लोग बच सकते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। और आगे देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं बाकी छूट रहा है जो, कैन हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ हार्मफुल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। इस तरह से बहुत सारा गैस से हार्मफुल गैस से एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं, ठीक है। आगे है राइजिंग अवेयरनेस, जागरूकता राइज करना है। कैसे करेंगे राइज, तो एडुकेटिंग पीपल स्पेशली यंग स्टूडेंट्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन इंस्पायर एक्शन एट द इंडिविजुअल लेवल। तो हम लोग पीपल को क्या करेंगे, एडुकेट करेंगे, शिक्षित करेंगे, खास करके यंग स्टूडेंट्स को जो जवान है, ठीक है, उन लोग को क्या बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या दुष्परिणाम है, कैसे ये डेंजरस है, ठीक है। और हम लोग इंडिविजुअली मतलब खुद में अकेले में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इससे बचने के लिए। इस तरह का चीज़ को अगर सिखाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। बाकी अब आप फाइनल पे आ जाइएगा कंक्लूजन में क्या, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू फेसिंग आवर प्लेनेट टुडे। अभी का समय में हम लोग का जो प्लेनेट है अर्थ, ये सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से जूझ रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज है। इट्स इफेक्ट्स आर वाइड स्प्रेड एंड सेवर थ्रेटनिंग आवर इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड वे ऑफ लाइफ। इसका इफेक्ट जो है बहुत खतरनाक है, बहुत व्यापक है, और ये जो है थ्रेट मतलब खतरा पहुंचा रहा है पूरा इन्वायरमेंट को, हम लोगों का हेल्थ को, और पूरा जीवन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाउएवर बाय टेकिंग स्मॉल बट मीनिंगफुल एक्शन वी कैन हेल्प स्लो डाउन द प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ स्टेप ले सकते हैं जिससे कि क्या हो जाए, तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और वो एक्शन कैसा रहना चाहिए, तो मीनिंगफुल रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ इससे कम हो जाएगा, नहीं, मतलब वैसा सही वाला चीज़ करना है जिससे कि स्लो डाउन हो क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल दैट एवरीवन, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, डज देयर पार्ट टू टैकल विथ ग्लोबल चेंज। तो देखिए कह रहा है कि हम लोग हर कोई हम लोग मतलब इंडिविजुअल में कह रहा है कि कोई भी हो, छोटा या बड़ा तरीका से कैसे भी करके इस चीज़ को टैकल करने से, इस चीज़ से लड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग में से ये कहना चाह रहा है कि जैसे आप लोग कोई सोच रहे हो कि फैक्ट्री तो इतना बड़ा बड़ा वाट का सब कुछ बिजली इस्तेमाल करता है, तो हम तो एक 9 वाट का बल्ब भी जला दिए तो क्या हो गया। तो इसलिए ये बात बोल रहा है कि कोई, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, ठीक है, कोई मतलब नहीं कितना बड़ा कितना छोटा है, सब चीज़ पे ध्यान दीजिए और इससे ग्लोबल चेंज से आप लोग टैकल कर सकते हैं इस तरह से। देखिए वीडियो लेंदी हो गया है, लेकिन आप लोग को जानकारी पूरा मिला होगा, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि जो स्टूडेंट सुनकर ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में, उनको अभी इस टॉपिक पे इससे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए कि वो अब खुद से लिख लेंगे। मैं लास्ट बार फिर से बोल देता हूँ कि आप सबसे पहले इस पॉइंट्स को ऑरली याद कर ले या लिख के याद कर ले, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप अगर याद कर लिए तो बस इसी से फिर इतना टॉपिक मतलब सब टॉपिक याद रहेगा, फिर आप खुद से बना के लिख लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे सर वीडियो बनाइए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।